हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरेन्द्र कुमार पाठक ट्यूटोरियल लीडर से। आज हम सेल्फ पोलिनेशन एम एंड क्रॉस पोलिनेशन के बीच में डिफरेंस की हम चर्चा करेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको परागण किसे कहते हैं, स्वपरागण और परपरागण को मैंने आपको समझाया कि स्वपरागण कितने प्रकार का होता है, परपरागण कितने प्रकार के होता है, इनसे क्या क्या लाभ है, क्या क्या इनसे हानियां हो, क्या क्या अनुकूलता इनके लिए होनी चाहिए। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम चर्चा करेंगे कि दोनों परागण में अंतर क्या है और दोनों परागण या स्वपरागण और परपरागण, स्वपरागण को सेल्फ पोलिनेशन और परपरागण को क्रॉस पोलिनेशन के नाम से हम जानते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है। तो उसको मैंने एक टेबल के माध्यम से आपको सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया हुआ है कि स्वपरागण किसे कहते हो, परपरागण किसे कहते हैं। तो ये तो आपको ऑलरेडी पहले से कंफर्म है कि स्वपरागण अर्थात स्वयं के द्वारा जो परागण की क्रियाएं होती हैं उसको स्वपरागण कहते हैं, और परपरागण जो दूसरों में जाकर के परागण की क्रिया होती है उसको हम परपरागण कहते हैं। तो स्वपरागण के संदर्भ में बात करते हैं कि स्वपरागण किसमें होता है, एक ही पुष्प में पाए जाने वाले जो नर और मादा दोनों जो उसमें उपस्थित है, नर और मादा भागों के बीच में अर्थात उसी पौधे के दो पुष्पों के बीच में जो पोलिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं स्वपरागण की क्रिया कहते हैं। परपरागण में क्या बात आती है कि परपरागण एक ही जाति के अलग अलग पौधों में या अलग अलग पौधों के पुष्पों में जो क्रियाएं होती हैं उसको हम परपरागण कहते हैं। तो यहां पर नोटिस करने वाली चीज क्या है, तो पहला डिफरेंस, स्वपरागण उसी पौधे के पुष्प में होते हैं स्वपरागण होता है, और इस परपरागण में क्या बोलता है कि एक ही जाति के अलग अलग पौधों में यह क्रिया संचालित होती है परपरागण की। दूसरा अंतर क्या आता है, मेन अंतर है, उसको आप समझते चलिए कि उसी पौधे के पुष्प में होता है, यहां पर एक ही जाति के अलग अलग पौधों के पुष्प में होता है। उसके बाद बोलता है स्वपरागण के लिए उभयलिंगी अर्थात उभयलिंगी पुष्प, मतलब उसमें द्विलिंगी पौधे का होना आवश्यक है। मतलब पौधा जो होगा जिसमें स्वपरागण की क्रिया होगी उसमें नर और पुंकेसर और जायांग दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। तो बोलता है उसमें द्विलिंगी पौधे का होना अनिवार्य होता है, बल्कि परपरागण के लिए द्विलिंगी का होना आवश्यक नहीं है, एक लिंगी भी होता है। उसका परागकण दूसरे पौधे में जाकर के उसके साथ क्या कर लेता है, निषेचन की क्रिया हो जाती है या परागण की क्रिया कर लेता है। तो बोलता है पुष्पों का उभयलिंगी या पौधों का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है, किसमें, परपरागण में। तीसरा बोलता है स्वपरागण के लिए पुष्पों का रंगीन, चमकदार, बड़ा, सुंदर, आकर्षक होना अनिवार्य नहीं है। क्यों अनिवार्य नहीं है, तो बोलता है इसलिए अनिवार्य नहीं रहता क्योंकि उसी पौधे में होना है परागण की क्रिया, दूसरे पौधे में तो होना नहीं है। तो उसमें कोई ये चीजें इंपॉर्टेंस नहीं करती कि उसका फूल छोटा है कि बड़ा है कि चमकदार है, क्योंकि स्वपरागण स्वयं के पौधे में होना है, उसी फूल में होना है, इसलिए उसमें के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती है कि पुष्प का आकर्षक होना, सुंदर होना अनिवार्य है। बल्कि परपरागण के लिए ये इंपॉर्टेंस होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है कि जिस पौधे के दूसरे पौधे के साथ जाकर जब परागकण पहुंचता है तो वह पौधा बड़ा, उस पौधे का जो पुष्प हो वह कैसा हो। देखिए यहां पर परपरागण के बारे में थोड़ा सा एक मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। परपरागण की जो क्रियाएं होती हैं उसमें वायु के द्वारा, जल के द्वारा, इनके द्वारा और पक्षियों के द्वारा भी परपरागण की क्रियाएं होती हैं। तो मान लीजिए हम जीवों की बात करते हैं कि उनके माध्यम से परपरागण होता है, तो भंवरे हैं, तितली है, मान लीजिए एक फूल में बैठे हुए हैं, अब वो दूसरे फूल में जाएंगे तो दूसरे फूल के लिए दूसरे फूल का होना कैसा होना चाहिए, दूसरा फूल, तो दूसरा फूल सुंदर होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए, तभी तो भंवरा है या कीट है या पतंगा है आकर्षित होगा तो जाके दूसरे पौधे पर बैठेगा, जब दूसरे पौधे के पुष्प पर बैठेगा तो यहाँ का परागकण दूसरे पौधे के परागकण में पहुंच जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, परपरागण की क्रियाएं हो जाती हैं। तो इसीलिए परपरागण के पुष्पों का आकर्षक, सुंदर और बड़ा होना, चमकदार होना आवश्यक होता है। चौथा पॉइंट बोलता है सेल्फ पोलिनेशन में स्वपरागण की क्रियाओं में परागकणों का व्यर्थ व्यय कम होता है, क्योंकि उसके लिए कोई ऐसा ही नहीं है कि परागकण हो, परागण क्रिया नहीं हो सकती, स्वयं का परागकण है, उसी में जाकर परागण की क्रिया हो जाती है, ज्यादा परागकणों का व्यय नहीं होता, आसानी से हो जाता है। जबकि इसमें बहुत सारे परागकणों का क्या होता है, व्यर्थ में व्यय अधिक होता है। कई प्रकार के परागकण जमीन में गिर जाते हैं, कई उनके
तितली, कीट, पतंगे भौरों के माध्यम से उनके पैरों में पकड़ के जाते हैं, हो सकता है वहां तक ना पहुंच पाए, गिर जाए। तो इसमें बहुत सारे परागकण नहीं पहुंच, मतलब बहुत सारे परागकणों का अधिक खर्च हो जाता है और इनका अधिक संख्या में परागकणों का उत्पन्न होना बहुत अनिवार्य होता है पर परागण की क्रिया के लिए। अगला 5वां पॉइंट बोलता है कि इसमें बाह्य कर्मक, बाह्य कर्मक वही बात मैं जो बोल रहा हूं अभी आपसे कि तितली, भौरे, पतंगे, कीट, वायु, जल, इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं होती स्वपरागण के लिए, क्योंकि उसी फूल में है, गिर करके नीचे आया, दूसरे फूल में गिर सकता है, या उसी फूल में ही दोनों लिंग है तो उसी फूल में दोनों की क्रियाएं संभव हो जाती हैं। तो बाह्य कर्मों की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि पर परागण में जैविक और अजैविक कर्मकों की आवश्यकता होती है। वायु परागण, जल परागण, पक्षियों के द्वारा परागण की क्रियाएं इसके लिए आवश्यक होती हैं। स्वपरागण की क्रिया में बोलता है बार बार स्वपरागण होने से पौधे बनते हैं वह कैसे होते हैं, दुर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, अस्वस्थ रहते हैं, जबकि इसमें अधिक बीज वाले पौधे बनते हैं और भारी, बड़े, मतलब भारी आकार के बीज बनते हैं और बड़े होते हैं। और इसमें जो पौधे होते हैं, क्योंकि अलग अलग पौधों का अलग अलग वेरिएशन इसमें देखने को हमको प्राप्त होता है। सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में बोलता है पौधों की शुद्धता, जैसा पौधा है उसी के अनुसार अगली जो संतान या अगली पीढ़ी या अगला वंशज जो बनेगा सेम उसी के अनुसार ही बनता है, क्योंकि उसी का परागकण है। जबकि यहाँ पर सभी बने पौधे समानतः स्वस्थ रहते हैं। परीक्षा में क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, पर परागण और स्वपरागण में अंतर स्पष्ट कीजिए, या परागण किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, स्वपरागण में पर परागण में अंतर क्लियर कीजिए। तो निश्चित रूप से इन दोनों को अंतर को मैंने सरल शब्दों में आपको बताने का प्रयास किया है और निश्चित रूप से आपको ये चीज समझ में आएगी। थैंक यू।